नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 एनसीएफ 2005 के बारे में। आखिर एनसीएफ 2005 क्या है और कौन कौन से टॉपिक में, कौन कौन से सिलेबस में इसको शामिल किया जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है, रीट में भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है, सी-टेट में भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है ही सही, साथ में सेकंड ग्रेड में भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो इस टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना 2005 एनसीएफ 2005 के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर क्या है ये एनसीएफ 2005 और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वैसे तो हमने इस पीडीएफ में जो भी रेड लाइन है वो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट के अकॉर्डिंग ही बनाए हैं। ठीक है, पूरा पीडीएफ इस तरह से बना हुआ है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट को हमने यहाँ पर मार्क कर रखा है, तो वही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। परीक्षा में उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक और उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में बनाया गया। ठीक है, तो किसकी अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 बनाया गया? प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में बनाया गया। इसमें एक राष्ट्र के 21 फोकस समूह पर विचार किया। राष्ट्र के 21 फोकस समूह पर यानी कि 21 मुख्य बिंदुओं पर विचार किया गया है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसकी अध्यक्षता में ये एनसीएफ 2005 बना है। तो ये प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में बना है। और कितने राष्ट्रीय समूह पर विचार किया जाता है? तो यहाँ पर 21 राष्ट्रीय समूह पर विचार किया जाता है। आगे देखते हैं। एनसीएफ 2005 में टोटल मिलाकर 35 सदस्य थे। इसमें से राजस्थान के रोहित धनकर थे। राजस्थान के कौन थे? रोहित धनकर थे। इसमें 5 अध्याय 2 परिशिष्ट हैं। 5 अध्याय और 2 परिशिष्ट हैं। जैसे कि आरटीई 2009 में कितने अध्याय हैं आपको पता है? उसमें 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं। वैसे ही यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 5 अध्याय और 2 परिशिष्ट यहाँ पर हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके आरंभ में रविंद्रनाथ टैगोर की, इसका जो आरंभ होता है वो एक रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध होता है, सभ्यता और प्रगति। इसके साथ में इसकी शुरुआत होती है, उद्धरण होता है। ठीक है, इसके बाद इनमें एक कवि गुरु याद दिलाते हैं। क्या दिलाते हैं? सृजनात्मक उदारता आनंद बचपन की कुंजी है और नासमझ वयस्क संसार द्वारा उसकी विकृति का खतरा है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सृजनात्मक और उदारता आनंद बचपन की कुंजी है और नासमझ वयस्क संसार द्वारा उसकी विकृति का खतरा है, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कवि गुरु की याद दिलाता है। किसकी याद दिलाता है? कवि गुरु की याद दिलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है इसको भी। आगे चलते हैं। एनसीएफ 2005 के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं? तो एनसीएफ 2005 के प्रमुख सिद्धांत देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, पहला सिद्धांत है पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त करना। ठीक है, इसका मेन जो सिद्धांत है कि पढ़ाई को इस तरह से पढ़ाया जाए कि रटन विद्या बिल्कुल भी नहीं हो, रटने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं हो। ठीक है, और बोझ यानी कि जो बोझ है, शिक्षा का बोझ, उसको कम किया जा सके। ठीक है, तो रटन विद्या से मुक्ति यहाँ पर पहला सिद्धांत अपना है कि पढ़ाई रटन विद्या प्रणाली से मुक्त हो। दूसरा सिद्धांत है ज्ञान को विद्यालय से बाहर के जीवन से जोड़ना। ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना यहाँ पर दूसरा सिद्धांत हो जाता है। तीसरा सिद्धांत है पढ़ाई को अधिक लचीलापन बनाना, यानी कि लचीला बनाना तथा कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। पढ़ाई को अधिक लचीला यानी कि खेल कूद के माध्यम से और उसको शिक्षा की गतिविधियों से जोड़ना यहाँ पर इसका थर्ड सिद्धांत है। ठीक है ना, तो कक्षा में अधिक लचीलापन बनाना, कक्षा को इतना लचीला बनाया जाए कि कक्षा की जो गतिविधियां हैं, ठीक है, उसको आपस में पढ़ाई से जोड़कर किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर है परीक्षा को अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों को जोड़ना है। ठीक है, फोर्थ यहाँ पर सिद्धांत है एक ऐसी अविभावी पहचान का विकास करना जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताओं को समाहित किया जाए। ठीक है, ये फोर्थ यहाँ पर सिद्धांत है। पांचवा सिद्धांत है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का इस तरह से संवर्धन हो कि विद्यार्थियों को चहुमुखी विकास हो। मतलब जो सिलेबस बनाया जाता है, पाठ्यचर्या बनाई जाती है, वो इस तरह से बनाया जाए कि विद्यार्थियों का जो चहुमुखी विकास यानी कि उसका सभी तरह से विकास हो सके। ठीक है, और पाठ्य पुस्तक केंद्रित न होकर बाल केंद्रित होना चाहिए। ठीक है,
पुस्तक ऐसी बननी चाहिए कि बाल केंद्रित हो, यानी कि विद्यार्थी का चहुमुखी विकास हो सके। ठीक है, अगली बात करते हैं इसके नोट के बारे में। क्या इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पर देखिए। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट नोट है कि एनसेप 2005 भारत में अब तक 4 बार प्रस्तुत किया जा चुका है। ठीक है, एनसेप कितनी बार प्रस्तुत किया जा चुका है? एक 1975 में प्रस्तुत किया गया था, 1988 में प्रस्तुत किया गया था, 2000 में प्रस्तुत किया गया था और 2005 में प्रस्तुत किया गया है। क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में कि एनसेप भारत में अब तक कितनी बार प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो 4 बार प्रस्तुत किया गया है। कब कब? 1975, 1988, 2000 और 2005। ठीक है, अगला है एनसेप 2005 22 भाषाओं। ठीक है, कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं और 17 राज्यों में अपनाया गया है। एनसेप 2005 22 भाषाओं में और 17 राज्यों में अपनाया गया है। थर्ड है यहाँ पर, एनसेप का आधार है बोझ रहित अधिगम, यानी कि बोझ रहित यानी कि बैग बस्ता, है ना। इसी के तहत अभी वर्तमान में जो बोझ रहित यानी कि शनिवार को खेल कूद होता है, बस्ता नहीं लाया जाता है, ये इसी के अंतर्गत है। ठीक है, तो एनसेप का आधार है बोझ रहित अधिगम। ठीक है, यानी कि बस्ते का जो वजन है उसको कम किया जाए, अधिकतम उसको कितना बहुत ज्यादा कम किया जाए। ठीक है, तो ये इसका आधार है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इसमें संशोधन हुआ है 1992 में। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, यानी कि अब देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली कौन सी थी? 1968 थी, दूसरी थी 1986 थी, तीसरी थी 1992 थी और नवीनतम शिक्षा नीति है जो है 2020 है। 2020 है। ठीक है, तो अभी तक 4 शिक्षा नीतियां यहाँ पर आ चुकी हैं। ठीक है, भारत में अब तक 4 शिक्षा नीतियां आ चुकी हैं। एनसेप 2005 के उद्देश्य देख लेते हैं। एनसेप 2005 के उद्देश्य पर विचार करेंगे। पहला है विचार और क्रिया की आजादी हो, बच्चे को क्या हो? उसके विचार रखने और क्रिया करने की आजादी होनी चाहिए। दूसरा, नवीनतम स्थितियों को लचीलेपन और रचनात्मक तरीके से समान करने की क्षमता का विकास हो, यानी कि उसका जो स्थितियां हैं, नवीनतम स्थितियां, उसको रचनात्मक बनाया जाए, उसमें लचीलापन किया जाए ताकि उसकी क्षमता का विकास हो सके, है ना, उसकी कार्य करने की क्षमता या उनकी पढ़ाई करने की क्षमता बढ़ सके। ठीक है, तो इस तरह से परिस्थितियों को बनाया जाना चाहिए। फोर्थ है यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी की प्रवृत्ति का विकास हो, लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया में भी भागीदारी का विकास हो। और यहाँ पर अगला है मूल्य आधारित निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो, मूल्य आधारित निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो। तो ये आज हमने एनसीएफ 2005 देखा। ठीक है, एनसीएफ 2005 देखा, जो आपको बहुत ही ज्यादा समझ में आ गया होगा क्या टॉपिक बनेगा, जैसे कि कौन सी समिति की सिफारिश पर बनाया गया, तो प्रोफेसर एस पाल समिति की सिफारिश पर बनाया गया है इसको। ठीक है, राजस्थान की तरफ से कौन से? तो राजस्थान से रोहित धनकर थे। कौन थे? रोहित धनकर। ठीक है, कौन से? रोहित धनकर। ठीक है, रोहित धनकर को याद रखना है। एनसीएफ 2005 में अब तक कितनी शिक्षा एनसीएफ प्रस्तुत किया जा चुका है? अब तक 4 जो एनसीएफ हैं, एनसीएफ वो प्रस्तुत की जा चुकी है। एक तो की गई है 1975 में, ठीक है, दूसरी की गई है 1988 में, तीसरी की गई है 2000 में और चौथी की गई 2005 में। तो ये अभी तक 4 एनसीएफ पास की जा चुके हैं। कितने भाषाओं में है? तो 22 भाषा में। भाषा कितनी है? 22 है। और कितने राज्यों में? राज्य कितने हैं? राज्य अभी तक राज्यों में 17 राज्यों में ये अभी तक अपनाया जा चुका है। ठीक है, जो शिक्षा नीतियां कौन सी हैं? पहली शिक्षा नीति 1968, दूसरी शिक्षा नीति 1986, तीसरी शिक्षा नीति 1992 और नवीनतम शिक्षा नीति 2020। अब तक 4 शिक्षा नीतियां आ चुकी हैं। ठीक है, 4 शिक्षा नीतियां आ चुकी हैं। जो रविंद्रनाथ टैगोर है उसके जो एक निबंध था जो इसमें इंपॉर्टेंट बनाया है, क्या है इंपॉर्टेंट है कि एक इंपॉर्टेंट जो निबंध था, क्या था निबंध रविंद्रनाथ टैगोर का? रविंद्रनाथ टैगोर का निबंध था, क्या था? सभ्यता और प्रगति। ठीक है, इसके साथ में इसकी शुरुआत होती है। सभ्यता और प्रगति इस निबंध के साथ में इसकी शुरुआत होती है। टोटल मिलाकर 35 सदस्य थे। इसमें कितने सदस्य थे? 35 सदस्य थे। राजस्थान की तरफ से कौन से थे? रोहित धनकर यहाँ पर शामिल हुए थे। ठीक है, इन कितने सूत्रों पर, फोकस समूह पर विचार किया गया था? 21
फोकस समूह पर विचार किया गया था। 21 फोकस समूह पर विचार किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए फटाफट से। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।